नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और कालांश में आप सबका स्वागत है। आज हम इस कालांश में हमारे रस प्रकरण को ही आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक अपने पिछले कालांशों में 5 रसों का अध्ययन किया है, समझा है, उनको जाना है और इसी कड़ी में आज हम जिस रस का अध्ययन करेंगे उस रस का नाम है हास्य रस। 5 रस हमने पहले पढ़े हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति, वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव जो होता था क्रोध और भयानक रस जिसके स्थायी भाव का नाम भय होता है। उसी कड़ी में आज हम जिस हास्य रस को पढ़ रहे हैं उस हास्य रस के स्थायी भाव का नाम होता है हास। वही परिभाषा जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से परिपुष्ट होकर युक्त होकर पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के मन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है, उसको हम बोलते हैं हास्य रस। किसी विचित्र वस्तु, किसी विचित्र वस्तु, विचित्र मीन्स अनोखा, या व्यक्ति को देखकर मन में पैदा हुआ हंसी का भाव ही हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जब हम किसी विचित्र वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको देख करके हमारे मन में जो हंसी का भाव पैदा होता है वही हास्य रस कहलाता है। अब हम हास्य रस को भी भाव विभाव अनुभाव अर्थात आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव में ढालने का काम करते हैं। आलंबन, उद्दीपन, उसके बाद आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव। आलंबन, आलंबन का सीधा मतलब, आलंबन का मतलब जो स्थायी भाव हमारे मन में जगता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो किस कारण होता है उसको हम आलंबन बोलते हैं। तो जब भी हम किसी विचित्र स्थिति को देखेंगे, विचित्र स्थिति को देखेंगे, विचित्र स्थिति जो दिखने में अनोखी लग रही हो, कोई विचित्र आकृति होगी, किसी ने विचित्र वेशभूषा को धारण कर रखा होगा, या फिर कोई मूर्खता पूर्ण कार्य हम देख लेते हैं जिससे कि हमारी जो हंसी है वो हमें आ जाती है, वो सारे के सारे आलंबन का काम करते हैं। यानी ये जो स्थितियां होती हैं, विचित्र स्थिति, आकृति, वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य जो हैं वो हास्य रस में आलंबन का काम करते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब जो हमारे मन में हास्य
रस का जो स्थायी भाव हास है वो पैदा हुआ, वो किन कारणों से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी हास्यापद उक्ति होगी, हास्यापद का मतलब हंसी मजाक से परिपूर्ण उक्तियाँ। उक्तियाँ का मतलब क्या होता है? उक्तियाँ का मतलब होता है बातें या फिर चेष्टाएं, काम या फिर क्रियाएं, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो हैं ये हमारे हास नामक स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। आश्रय, आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। कोई भी दर्शक या फिर हंसने वाला पात्र जो है वो हमेशा आश्रय का काम करेगा। अनुभाव, अनुभाव का मतलब आश्रय की जो क्रियाएं होती हैं। जब मन में हास्य रस उत्पन्न होगा, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, तो हम क्या क्रिया कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, पेट का हिलना, पेट का हिलना, यानी हम पेट हमारा हिलने लगेगा, आंखें बंद हो जाती हैं हंसते हंसते, दांत निकलना, यानी कि दांत हमारे जो हैं वो दिखने लगते हैं, हंसते हंसते जो है वो हमारे दांत दिखने लगते हैं, और चेहरा हमारा जो है वो हंसी के कारण खिल जाता है। ये जो हैं आश्रय के काम होंगे। जब मन में हास नामक स्थायी भाव पैदा हो जाता है, गुदगुदाने लगता है, तालियां मार के हम जोर से हंसने लगते हैं, दांत खिलखिला कर हंसते हैं तो दांत दिखने लगते हैं, चेहरा हमारा खिल जाता है। संचारी भाव, संचारी भाव स्थायी भाव को जागृत करने वाला भाव संचारी भाव कहलाता है। तो सीधी बात है, हर्ष हो सकता है, उत्सुकता हो सकता है, चपलता हो सकता है, तो ये जो है वो संचारी भाव का काम करेंगे। ये हमने जाना आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से कि किन परिस्थितियों में हास्य रस जो है वो निर्मित हो सकता है, बन सकता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम हास्य रस को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो सीधी सी बात है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर के ही कहीं ना कहीं हंसी का जो भाव है वो मन में पैदा हो जाता है, हंसी खुशी का जो भाव है मन में निर्मित हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, काव्य पंक्तियों में किसी मोटे व्यक्ति का वर्णन जो है वो किया जा रहा है कि कैसे उसका शरीर हाथी जितना भारी भरकम है, गेंडे जैसी कैसी उसकी मोटी खाल है, तरबूजे जैसी उसकी खोपड़ी और खरबूजे जैसे उसके जो गाल हैं उनको बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पर आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, आश्रय को के माध्यम से इन काव्य पंक्तियों को ढालने का प्रयास करें तो निश्चित ही आलंबन का जो काम करेगा वो करेगा यहाँ पर मोटापा, यानी क्योंकि मोटापे को देख कर के ही किसी व्यक्ति की शारीरिक जो भाव भंगिमा है तब उसका मोटापा देखा होगा, तभी उसको इस तरह की जो संज्ञाएं हैं वो दी गई होंगी। तो मोटापा जो है वो आलंबन का काम करेगा। उद्दीपन जो होगा, उद्दीपन का मतलब जो और भी ज़्यादा हास नामक स्थायी भाव को बढ़ाएगा वो उसके शरीर का फैलाव,
शरीर का जो फैलाव है वो यहाँ पर उद्दीपन का काम करेगा कि कैसे उसको संज्ञाएं दे दी गई, उसकी खाल कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसकी खोपड़ी कैसी है, उसके गाल कैसे हैं। उसके बाद होता है अनुभाव। आश्रय कौन होगा? आश्रय वही होगा जो इन काव्य पंक्तियों को पढ़ेगा। कोई भी दर्शक हो सकता है, कोई भी श्रोता हो सकता है, कोई भी पात्र हो सकता है। उसके बाद अनुभाव। अनुभाव इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके दर्शक, श्रोता, पात्र जो भी है उसकी शारीरिक जो भी क्रियाएं होंगी, वो हंसेगा, तालियां मार के हंसेगा, दांत दिखाएगा, आंखें बंद करेगा, वो सारे के सारे अनुभाव के अंदर आएंगे। बची बात संचारी भाव की, तो जब इस तरह का हंसी का भाव है तो सीधी सी बात है उसके अंदर हंसी है तो हर्ष होगा ही होगा। चपलता लिख सकते हैं, उत्सुकता होगी, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने की मन में जो जिज्ञासा होगी उसको हम उत्सुकता जो है वो लिख सकते हैं। अगर हम अन्य उदाहरण इसके जाने समझे तो अन्य उदाहरणों में हम लिख सकते हैं, जैसे कि सीधी सी बात है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। कोई भी ऐसा उदाहरण जिसको पढ़ करके मन में हंसी खुशी का भाव जो है वो पैदा हो जाए। चींटी का ही एक अन्य उदाहरण, जैसे चींटी चढ़ी पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए, यानी चींटी पहाड़ पे चढ़ने लगी 9 मन तेल को लगा करके। हाथी तो बगले दयो, भाई हाथी तो उसने अपनी बगल में दे लिया और ऊंट लियो लटकाए और ऊंट को अपने साथ लटका लिया। स्वाभाविक सी बात है, चींटी के पास इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो हाथी को अपनी बगल में और ऊंट को साथ में लटका के चले। अन्य उदाहरण अगर हम समझें तो लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। यानी लाला के घर में पंडित जी खाना खा रहे थे और सारे का सारा जो खाना है वो पंडित जी खाए जा रहे थे। तो लाला की जो वाइफ थी उसको चिंता होने लगी कि अगर ये पंडित जी सारे का सारा खाना खा जाएंगे तो घर में जो भूख के बच्चे बैठे हैं वो क्या पंडित जी को खाएंगे। तो इस पंक्ति में भी हमारे हास्य रस का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। अन्य उदाहरण जैसे कि स्कूटर पर चढ़ चूहिया, निकली करने सैर सपाटा। स्कूटर पर चढ़ चूहिया, निकली करने सैर सपाटा। चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से काटा। भाई मतलब स्वाभाविक सी बात है, चींटी इतनी जोर से काट नहीं सकती, चींटी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उसके काटने का प्रभाव पड़े। भाई चौराहे पर जो खड़ी पुलिस थी उसने पुलिस को खूब जोर से काट लिया और कहा मूर्ख हट जा आगे से आती मेरी गाड़ी। पुलिस को कह रही है कि मूर्ख आगे से हट जा क्योंकि मेरी गाड़ी आ रही है, नीचे दबकर मर जाएगा पागल मूर्ख अनाड़ी। भाई मेरी गाड़ी के नीचे पुलिस वाले पागल मूर्ख अनाड़ी मेरी गाड़ी के नीचे आकर के तू दब करके मर जाएगा। लगातार पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। स्कूटर पर चढ़ चूहिया, निकली करने सैर सपाटा। चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से काटा, मूर्ख हट जा आगे से आती मेरी गाड़ी, नीचे दबकर मर जाएगा पागल मूर्ख अनाड़ी। तो अनेक उदाहरण हो सकते हैं प्यारे बच्चों जिनमें कि हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस जो है वो पाया जाता है। अन्य रसों की तुलना में हास्य रस जो है वो पहचानने में, याद करने में काफ़ी सरल, काफ़ी सहज और मनोरंजकता से परिपूर्ण होता है, क्योंकि हास्य रस में हमें कहीं ना कहीं ऐसा भाव विद्यमान होता दिख ही जाता है जिससे कि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते और हंसी का भाव हमारे मन में पैदा हो ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, हास्य रस आज हमने इस कालांश में जाना, पढ़ा, आपको मैंने समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अपने अगले कालांश में एक और रस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अनेक अनेक धन्यवाद।